किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। सुषमा से मिलने के बाद उनके बचाव में उतरे वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा सुषमा ने जो किया अच्छी नीयत से किया, सरकार उनके साथ, लेकिन राहुल गांधी ने किया जवाबी हमला। कहा काले धन वाले को बचा रहे हैं पीएम मोदी। ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है, पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। ललित मोदी की मदद के मामले में सुषमा स्वराज के बाद वसुंधरा राजे पर भी लगे आरोप। ललित मोदी की टीम के दस्तावेजों से हुआ खुलासा। मोदी को वीजा दिलाने में वसुंधरा राजे ने भी की थी मदद। कैन इंडिया और वेदांता के मर्जर में फंस सकता है एक और पेज। कैन पीएलसी ने मर्जर को नहीं किया है खुले तौर पर समर्थन। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। दिन भर गिरावट के बाद आखिरी आधे घंटे में बाजार ने लिया यू टर्न। सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी फिर 8000 के पार, लेकिन रुपया 21 महीने के निचले स्तर तक फिसला। व्यापार घाटा 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, लेकिन साल दर साल लगातार छठे महीने एक्सपोर्ट में गिरावट। मई में एक्सपोर्ट घटकर $2234 करोड़ हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा टैक्स पेयर्स की कड़ी निगरानी। टैक्स पेयर्स के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पैन से जोड़कर सिर्फ एक क्लिक से पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री जान सकेगा आईटी विभाग। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है महंगा। दिल्ली सरकार ने की सर्कल रेट 100% तक बढ़ाने की तैयारी। उधर मुंबई में नहीं बिक रहे हैं लग्जरी फ्लैट्स। बिल्डर के पास हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना नामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। बिहार में बीजेपी नहीं करेगी सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान। प्रभारी अनंत कुमार बोले पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। मैगी के बाद अब मदर डेयरी के दूध में मिलावट का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश एफडीए को मदर डेयरी के मिल्क सैंपल में मिला डिटर्जेंट। रेल मंत्रालय की इस साल भर्ती का प्रोसेस ऑनलाइन करने की तैयारी। करीब 6000 पदों के लिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां तेज। योगा की राजधानी ऋषिकेश में कैसी है तैयारी, देखिए बुलेटिन में आगे। एफटीआईआई में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर नहीं थम रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एनसीपी भी छात्रों के साथ विरोध में हुई शामिल। छात्रों का सरकार से बातचीत से इनकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन में सरकार खुलकर सामने आ गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुषमा मामले को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुषमा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जेटली ने कहा कि सुषमा ने जो किया सही किया। जेटली ने साफ किया कि सुषमा ने अच्छी नीयत से मदद की। इस पर सरकार और पार्टी एकमत है। सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे। सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। इसमें किसी को संदेह न रहे। हमारे मंत्री जो विभाग के प्रमुख होते हैं वो इसके लिए काबिल हैं कि वो निर्णय ले लें, और सरकार के जो निर्णय होते हैं उसमें सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। उधर सुषमा के बहाने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी काला धन वापस लाने का वादा करते हैं, लेकिन खुद ही काले धन के आरोपी को बचा रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि काले धन को वो यहां लाएंगे। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में जाएगा। ऐसे स्टेज से मोदी जी ने कहा था। मुझे आपको याद होगा या भूल गए आप लोग? याद है ना? पूरे हिंदुस्तान को तो याद है। अब ललित मोदी कौन है? ललित मोदी ब्लैक मनी का आदमी है। पूरे क्रिकेट में ब्लैक मनी का आदमी ललित मोदी है। अब उसको मोदी जी बचा रहे हैं। स्टेज से वायदा करते हैं कि ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए लाएंगे, और अब जब समय आया
तो मोदी जी को बचा रहे हैं। ये सुषमा जी की बात नहीं है। सुषमा जी का इस सरकार में कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में सिर्फ एक व्यक्ति का मतलब है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सरकार को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को चलाते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी सरकार और बीजेपी के इस दावे को झूठ करार दिया कि मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की गई। इस पूरे घटनाक्रम की इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम वो लोग जिनकी इससे मित्रता है, जो उसको संरक्षण दे रहे हैं और जो देश के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान होने के बाद देश की जनता को इसकी मालूमात होनी चाहिए। ये सरकार इस बात को ढक रही है, छुपा रही है। जब गृह मंत्री और तमाम बड़े मंत्री और पूरा राजनीतिक दल जो सत्ताधारी दल है वो इसमें संलिप्त है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो जांच सर्वोच्च न्यायालय करे और उसको मॉनिटर करे, सच सामने आए। बेहतर यही होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए, इस सरकार के लिए, इस नेतृत्व के लिए। इस बीच ललित मोदी की मदद करने के आरोप में बीजेपी की वरिष्ठ नेता राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी सामने आया है। ललित मोदी की लीगल टीम की तरफ से जारी दस्तावेजों के मुताबिक साल 2011 में वसुंधरा राजे ने मोदी की इमिग्रेशन अर्जी का समर्थन किया था। उस वक्त वो राजस्थान में विपक्ष की नेता थी। दस्तावेजों के मुताबिक वसुंधरा ने गुपचुप तरीके से ललित मोदी की अर्जी का समर्थन किया था। साल 2011 में ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उनके वसुंधरा राजे के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उधर वसुंधरा राजे ने सफाई में कहा है कि मैं ललित मोदी परिवार को तो जानती हूं, लेकिन दस्तावेजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब शरद प्रधान जी, इस पूरे मामले में वसुंधरा राजे के नाम से जुड़ने का क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? क्योंकि एक तरफ जहां सुषमा स्वराज के केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात हो रही थी, वसुंधरा राजे के केस में वो भी नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की शरद प्रधान जी से बात नहीं हो पा रही, लेकिन हम फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज अरुण जेटली वित्त मंत्री खुलकर सुषमा स्वराज के बचाव में आए हैं और उन्होंने साफ किया है कि पूरी सरकार और पूरी पार्टी एकजुट सुषमा स्वराज के पीछे है। वसुंधरा राजे की जो केस है उसमें अब तक कोई क्लियर रिएक्शन बीजेपी की तरफ से नहीं आई। शरद प्रधान फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, आप कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि मुझे तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की सिर्फ कहानी नजर आती है, वो भी खास तौर से गढ़ी गई है सिर्फ ललित मोदी को सेव करने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात आती है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वो बताएंगे कि पोर्चुगल में ऐसा कौन सा अस्पताल है जहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट लंदन से बेटर होता है। ललित मोदी लंदन में रहते हैं और लोग तमाम जगहों से लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं इलाज कराने, अमेरिका जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि पोर्चुगल में कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है। पोर्चुगल से मुझे तो ये बताया हालांकि ललित मोदी ने इसके जवाब में बताया कि कोई खास कटिंग एज टेक्नोलॉजी पोर्चुगल में की जा रही है। मेरा आपसे सवाल है शरद प्रधान जी कि अब जिस तरह से मोदी सरकार पीछे खड़ी है सुषमा स्वराज के, क्या वो वही समर्थन और उसी लेवल का समर्थन वसुंधरा राजे को भी दे सकती है, देगी? और इसका उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आता है? मुझे लगता है कि नेताओं की तो किसी भी पार्टी के हों, इनकी क्रेडिबिलिटी इस देश में इतनी कम हो चुकी है कि क्रेडिबिलिटी की तो बात करने की मेरा ख्याल आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक डिफेंड करने का सवाल है, देखिए डिफेंड तो सिर्फ एक जो किया जा रहा है, जिस तरीके की जो बात आई है कल सामने कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है अरुण जेटली और इनके बीच की, और जिसको कीर्ति आजाद ने ट्वीट करके कई बातें ऐसी साफ साफ जाहिर कर दी हैं कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो इससे लगता है कि सुषमा स्वराज को अगर ये कमजोर करने का एक तरीका है, ठीक है, उनके खिलाफ पाया तो गया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको कमजोर करेंगे तो वसुंधरा राजे को भी कमजोर करने के लिए पार्टी खड़ी होगी सपोर्ट में। लेकिन जहां तक उनकी आत्मशक्ति का सवाल है, उसको बहुत आघात पहुंचेगा
और दोनों सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे की पोजीशन कमजोर होगी आगे चल करके। तो प्रधान साहब, ऐसे में अगर हम बात करें मोदी की, ये भी बार बार उठ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी साहब अभी तक इस मुद्दे पर कुछ बोले नहीं है, उनकी स्थिति यहां पर क्या बनेगी? क्या उन पर दबाव आएगा कि वो किसी एक के खिलाफ एक्शन ले? मुझे लगता है कि वो ये मोदी साहब बड़े स्मार्ट हैं और वो जानते हैं अपने कार्ड्स प्ले करना। वो खासतौर से ये बड़ी स्टडीड साइलेंस है, सोची समझी साइलेंस है, और इससे जाहिर होता है कि वो जानते हैं वो अपने लोगों से कहलवाएंगे और इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे और एक तरफ इनको प्रोटेक्ट करेंगे लास्ट में जाकर के, लेकिन इन लोगों को इतना कमजोर कर देंगे तब तक कि आइंदा के लिए जब भी मोदी साहब जो चाहेंगे इनसे करवा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो राजनीति में इस तरह की चीजें पहले भी देखी गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शरद प्रधान जी। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आखिरी घंटे में बाजार में शानदार रिकवरी, कहां से आई बाजार में तेजी, बताएंगे आगे। और आसान नहीं है मर्जर की राह, लेकिन केन वेदांता मर्जर में क्या फंस गया, नया पेच, क्या है मुसीबत, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज आखिरी घंटे में शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दी। सेंसेक्स ने तेजी का शतक जड़ा तो वहीं निफ्टी भी चढ़कर 8047 पर बंद होने में कामयाब रहा। चलिए सीधे रुख करते हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल जी, क्लोजिंग आज अच्छी रही बाजार की, लेकिन ग्रीस का संकट, एफओएमसी की बैठक, उन सब पे नजरें टिकी हुई, तो ओवरऑल कैसे देखा जाए इन सभी इवेंट्स को? और जहां तक आज के बाजार की बात है, आप क्या हाईलाइट्स देख रहे हैं? दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी और ग्रीस के संकट और यहाँ पर फेड की 2 दिनों की बैठक के पहले भारतीय बाजारों में आज शुरुआत कमजोरी के साथ होती नजर आई। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी बैठक हो तो फिर उसका असर पड़ना तय था, और उस लिहाज से बाजार थोड़े से नर्वस खुलते हुए दिखे। और 2 दिनों की तेजी के बाद भारतीय बाजारों में फर्स्ट हाफ या यूं कहें कि लगभग पूरा दिन 2 बजे के पहले तक बाजारों में कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। 8000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन 7950 के आसपास लो बनाकर जो बाजार ने रिकवरी दिखाई, आखिरी 1 घंटा बेहतरीन रहा बाजारों के लिए। दिन के हाई पॉइंट पर जाकर 8050 के बेहद नजदीक बाजार बंद होते हुए दिखे और सेंसेक्स ने सेंचुरी मारी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और खरीदारी होती नजर आई। लेकिन आज फिर से स्टार परफॉर्मर था बैंक निफ्टी, जहां सुबह कमजोरी भी काफी ज्यादा थी, लेकिन सुबह की कमजोरी के बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने रिकवर करना शुरू किया। और आप देख सकते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे की जो मजबूती थी, इसी ने लीड किया। लगभग 1% के गेंस बैंक निफ्टी में आते हुए दिखे, जिसे लीड किया एसबीआई, पीएनबी जैसे दिग्गजों ने। काफी हद तक वहां से तेजी बनती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं पीएसयू बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स में भी इंडसइंड बैंक और यस बैंक काफी मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन ऑटो शेयरों में भी तेज रफ्तार थी, खासतौर से 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प काफी मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। लेकिन 3 व्हीलर स्टॉक अतुल ऑटो 10% चढ़कर आज बंद हुआ। पावर स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टाटा पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे दिग्गज तीनों ही 1 से 2% ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं निफ्टी के चारों सीमेंट स्टॉक काफी अच्छे प्रदर्शन के साथ आज तेजी करते हुए नजर आए, जिसे लीड किया यहां पर अंबुजा ने। वेदांता डील पर एलआईसी की तरफ से कुछ सवाल और कुछ और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा देने की यहां पर खबर के बाद इन दोनों ही स्टॉक्स में आज दबाव दिखा। 1.5% नीचे वेदांता, 3% नीचे केन इंडिया। मर्जर्स का काफी माहौल चल रहा है और आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन और सिस्टेमा, जो रशियन कंपनी, उसके बीच में मर्जर की खबर के चलते हुए आज एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। शाम टेली, जिसकी सिस्टेमा में हिस्सेदारी है, ये 20% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। रिलायंस कम्युनिकेशन ऊपर खुलकर थोड़े नुकसान के साथ बंद हुआ। एसआर ऑयल में भी खबरें चल रही थी कि यहाँ पर एक रोसनेफ्ट बड़ी कंपनी है जो यहाँ पर 50% हिस्सेदारी खरीद सकती है। स्टॉक मजबूती के साथ खुला, लेकिन बंद होते होते सारे गेंस यहाँ पर खत्म होते हुए दिखे, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा फिलहाल वो कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब दूसरे स्टॉक जो एक्शन में थे, बायोकॉन, सिंजिन के आईपीओ को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। औरबिंदो फार्मा, एक दवा के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। टाटा कम्युनिकेशन, यहाँ पर कुछ पीई फंड इनकी एक ग्रुप कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एचसीएल इन्फो ने एक करार किया है बड़ा, उसके बाद स्टॉक पे 6% की तेजी बनती हुई दिखी है। अब आइए नेस्ले, यहाँ पर फिर से दिक्कतें इनके कुछ डेड स्टॉक को लेकर जो है 300 करोड़ से ज्यादा के, उसको खबरें आती हुई दिखी। 3% ये स्टॉक नीचे बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, कल एफआईपीबी की बैठक में इसके विदेशी निवेश के
प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। IL&FS इंजीनियरिंग यहां पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की खबर दी है, उसके बाद स्टॉक 5% बढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग दुगुना एडवांस टैक्स भरा, इस खबर के बाद स्टॉक 2% ऊपर बंद हुआ। अब आइए उन शेयरों पर नजर डालें जो निफ्टी में मजबूत है। लीवर, टाटा मोटर्स, NMDC जैसे शेयरों ने आज मजबूती देने का काम किया। वहीं आइडिया में तेज गिरावट दिखी आज और निफ्टी पर यह टॉप लूजर था। इसके अलावा आइडिया, BPCL एक और स्टॉक था जहां पर कमजोरी दिखी। सरकार यहां पर अपनी हिस्सेदारी बेचने का मन बना सकती है, इस खबर के बाद स्टॉक 1.5% गिरता हुआ नजर आया। साथ ही इन्होंने एडवांस टैक्स भी कमजोरी के साथ ही भरा। भेल और ल्यूपिन जैसे शेयरों पर भी आज दबाव था। और जानकारों का मानना है कि ग्रीस संकट और FOMC की बैठक का कुछ नतीजा आने के बाद ही बाजार को दिशा मिल सकेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि लंबी अवधि में बाजार की चाल पॉजिटिव रहेगी। एक तो US फेड की जो मीटिंग है जो कल होगी, उस पर जो इंटरेस्ट रेट पे वो व्यू देंगे, उस पर एक डायरेक्शन शॉर्ट टर्म का डिसाइड होगा। दूसरा मैं समझता हूं कि ग्रीस का जो यूरो के साथ जो आउटकम है वो भी बाय दिस मंथ एंड एक सेंस आएगा वेदर वो लोग एक कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं या नहीं। इन दोनों इवेंट्स का एक इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर रहेगा। लेकिन अगर उसको छोड़ दें और ये देखें कि फंडामेंटली बाजार में अब क्या अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मेरे ख्याल से एक जो अच्छी बात हुई है कि जो लार्ज कैप कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनीज हैं ऑटोज में और फार्मा में, वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव होती जा रही हैं। ओवरऑल व्यू ऑन दी मार्केट्स इस समय अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो फिर भी कुछ कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग मॉनसून्स एक्सेट्रा, पर जो रीसेंट डेटा है मॉनसून्स में भी अच्छा आ रहा है। अगर इसी तरह से प्रोग्रेस चला, शायद अगर एक्सपेक्टेशन से बेटर आती है तो डेफिनेटली देयर इज सम स्कोप फॉर अपसाइड। अदरवाइज नियर टर्म में थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा, परंतु अगर मीडियम टर्म व्यू लें, अगर 6 से 9 महीने का व्यू लें तो डेफिनेटली हमारा व्यू इस समय भी पॉजिटिव ही है। इधर डॉलर के मुकाबले रुपए में आज 21 महीने के निचले स्तर को देखा गया। रुपया 8 पैसे कमजोर होकर 64.24 के स्तर पर बंद हुआ है। FOMC की बैठक से पहले प्रमुख करेंसीज के मुकाबले डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे रुपए पर भी दबाव पड़ा है। उम्मीद की जा रही है कि FOMC सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत दे सकता है। कैन इंडिया और वेदांता के मर्जर में एक और पेंच फंस सकता है। नेटवर्क 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कैन इंडिया में करीब 10% की हिस्सेदारी रखने वाली ब्रिटिश कंपनी कैन PLC अभी तक इस मर्जर का खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रही है। पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी नयनतारा राय से। नयनतारा, कैन PLC ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है, क्या कोई पेच फंस सकता है? हाँ जी, केन एनर्जी PLC ने अभी तक अपना रुख को साफ नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हमें मालूम है कि वेदांता ने अनाउंसमेंट किया है मर्जर के साथ, परंतु हमें कुछ दिन लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा उसको असेस करने में कि अगर ये केन एनर्जी के इंटरेस्ट में है। केन एनर्जी के पास 9.8% स्टेक है केन इंडिया में, वो सबसे बड़े शेयर होल्डर है। अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर वोट को देखेंगे तो इसका मतलब ये है केन एनर्जी PLC के पास 25% ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर वोट है। तो ये बहुत ही आवश्यक है अनिल अग्रवाल के लिए, वेदांता के लिए, केन इंडिया के लिए कि केन एनर्जी PLC मर्जर को एक ग्रीन लाइट दें। अब ये भी याद रखिए कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नोटिस भेजा था केन एनर्जी PLC को $1.6 बिलियन के लिए। उन्होंने केन एनर्जी को बैन भी किया था कि वो एक भी शेयर केन इंडिया में नहीं बेच सकते हैं। तो अगर मर्जर होगा भी तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई कोर्ट को मूव करे जब वो मर्जर की डिस्कशन हो रही होगी कि केन एनर्जी PLC को रोका जाए कि वो अपने शेयर्स जो उनको मिलेंगे वेदांता में उसको ना बेचे, क्योंकि अगर केन एनर्जी PLC इंडिया में है ही नहीं तो उनको अपना टैक्स ड्यूज कैसे मिलेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर केन एनर्जी PLC को वेदांता के शेयर्स चाहिए या नहीं चाहिए। शुक्रिया नयनतारा। मई में व्यापार घाटा 3 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। कच्चे तेल के इंपोर्ट बिल में साल दर साल करीब 40% की गिरावट की वजह से व्यापार घाटे में कमी दिख रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार छठे महीने एक्सपोर्ट्स भी घट गया है। मई के ट्रेड डाटा के मुताबिक व्यापार घाटा कम तो हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में गिरावट का रुख जारी है। ये लगातार छठा महीना है जब एक्सपोर्ट गिरा है। नए वित्त वर्ष के दूसरे महीने में एक्सपोर्ट पिछले साल मई के मुकाबले 20% कम हुआ है। मई 2014 में एक्सपोर्ट करीब $28 अरब था, जो मई 2015 में करीब $23 अरब रह गया। एक्सपोर्ट में गिरावट की दो मुख्य वजहें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए में तेजी है। जो अप्रैल में एग्जिम पॉलिसी आई, एक वो कारण है,
बाकी इसमें ये सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट, देयर इज ए रिसेशन, देयर वाज ए वेरी एक्यूट रिसेशन, लेकिन अब यूरोप में थोड़ा सा ठीक हो रहा है, रशिया से भी थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन ये मैंने अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हालात इतने बढ़िया नहीं हैं, गवर्नमेंट को ये एग्जिम पॉलिसी जो है 6 महीने के लिए पेंडिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण यही है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट खत्म हो गई। ट्रेड डाटा के आंकड़ों में खुशी सिर्फ इस बात पर जताई जा सकती है कि देश का व्यापार घाटा 3 महीने के निचले स्तर पर है। मई 2015 में ये करीब $10.5 अरब रहा, जो पिछले साल मई में तकरीबन $11 अरब था। एक्सपोर्ट में गिरावट के बावजूद व्यापार घाटे में कमी की वजह है इंपोर्ट बिल में कटौती। मई में इंपोर्ट का बिल पिछले साल के मुकाबले 16.5% गिरा है और इसमें बड़ा हाथ है कच्चे तेल के भाव में कटौती का। मई 2015 में कच्चे तेल का इंपोर्ट तकरीबन $8.5 अरब रहा, जबकि पिछले साल ये करीब $15 अरब था। हालांकि गोल्ड इंपोर्ट में इस अवधि में बढ़त दर्ज की गई है। गोल्ड इंपोर्ट करीब $2.25 अरब से बढ़कर तकरीबन $2.5 अरब रहा। आसियान करार के तहत अगर इंडोनेशिया और मलेशिया से अगर गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर सिर्फ 1% की ड्यूटी लगती है, और यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने में करीब 5 टन सोना सिर्फ इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट किया गया है। The trade deficit is as per the expected lines because we are expecting that there should be a bump down after last year, after last month when the figures were on the higher side because of the gold imports. So gold imports is now moderating. मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 2 महीनों की बात करें तो अप्रैल मई 2015 के दौरान एक्सपोर्ट करीब 17% घटकर $44 अरब के करीब रहा। अप्रैल में सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में भी 4.5% की कमी दर्ज की गई थी। इन 2 महीनों में देश का इंपोर्ट भी 12% की गिरावट के साथ करीब $66 अरब रहा। कुल मिलाकर चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में करीब $22 अरब का व्यापार घाटा दर्ज किया जा चुका है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और अब आपके हाथ ट्रांजैक्शन पर रहेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर। देंगे आपको पूरी जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद। और मिल सकता है कल किसानों को सरकार से एक तोहफा। सीसीए बैठक होगी कल, उसमें क्या होगा खास, देखिए इस ब्रेक के बाद। टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स पेयर्स के हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर रखने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स के हर ट्रांजैक्शन तो पैन से जोड़ा जाएगा ही, जिससे 360 डिग्री प्रोफाइलिंग संभव हो सकेगा। वहीं सीबीडीटी ने साफ किया है कि ब्लैक मनी के खुलासे के लिए कंप्लायंस विंडो पर जल्द ही कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार मॉरिशस से डीटीएए की शर्तों पर दोबारा चर्चा करेगी। इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स पेयर्स की प्रोफाइलिंग की पहल पर जानकारों ने सवाल उठाए हैं। टैक्स एक्सपर्ट विद जैन के मुताबिक इससे जिन लोगों के पास पैन कार्ड है उनकी तो निगरानी हो जाएगी, लेकिन जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनकी निगरानी अभी भी मुश्किल रहेगी। किस हद तक यहाँ पर टैक्स जो नेट का दायरा है उसको कितना वाइडन या डीपन करने में मदद मिलेगी? क्या वाकई में लगता है इस पूरे प्रोसेस से सरकार को यहाँ पर गेन होता नजर आएगा? देखिए, 2 बातें बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं। एक, जो टैक्स पेयर जिसके पैन नंबर है जो रिटर्न भरता है, मेरा मानना ऐसा है कि जो टैक्स पेयर है जिसके पास पैन नंबर है जो रिटर्न भरता है, तो बाय एंड लार्ज वो जितनी भी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू करता है और जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है वो उसका ध्यान रखता है और उसको रिपोर्ट करके जाता है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टैक्स की चोरी होती है जिस बारे में जो ट्रांजैक्शन है। अब थोड़ी लापरवाही कर जाए ये टैक्स पेयर कि उसने कैश की कोई ट्रांजैक्शन कर ले और वो अब रिपोर्ट हो जाए, बाद में पहले नहीं आती हो, तो वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेनिफिट आ जाएगा। वो ट्रांजैक्शन अब उसको बतानी पड़ेगी। इसी तरह से आपने बैंक में कोई कैश जमा करा दिया और बैंक अकाउंट आपके डिपार्टमेंट के 360 डिग्री में आ गया तो वो तकलीफ आ सकती है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो एरिया है, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर कम है, जिनका पैन नंबर नहीं है, उनकी ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से अभी भी 360 डिग्री में इसमें में नहीं आ पाएंगी। जैसे हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ की पॉपुलेशन है और 4 करोड़ या 4.5 करोड़ ही टैक्स पेयर हैं, जिन लोगों के पास पैन नहीं है उनकी ट्रांजैक्शन इस 360 डिग्री में कुछ नहीं आएगी। और जो लोग टैक्स देते हैं, मेरा भी ये भी मानना है
कि उनकी ट्रांजैक्शन पे आपको डाउट नहीं करना चाहिए, सस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। आप बैठ के 360 डिग्री में एनालिसिस कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए। लेकिन ये शक की नजर से देखेंगे डाटा आ गया और इन सब केसेस को स्क्रूटनी करना और एग्जामिन करना है, वो शायद एक टैक्स पेयर के लिए एडवाइज फेवर में नहीं होगा, क्योंकि ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर वो ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड है तो टैक्स पेयर के कहीं ना कहीं अकाउंट में आ रही है। हाँ, जब लगे ऐसा कि इनकम इतनी कम है और ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये डिक्लेयर्ड नहीं है, फिर आप उसकी वेरिफिकेशन करिए। और मैगी नूडल्स पर बैन लगाने से आटा मिलों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। नूडल्स से मांग बंद होने के चलते 15 मिलों में ताला लग गया है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे सहयोगी नियति वोरा के पास। नियति, मैगी पर बैन लगने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? नेस्ले के बुरे दिन तो चल ही रहे हैं, इसके साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज है अब उनकी भी हालत यहाँ पे खराब होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नेस्ले को सप्लाई करने वाली फ्लावर मिल्स यानी जो आटा मिल्स हैं, अब उनकी स्थिति यहाँ पर कमजोर हो रही है, नाजुक होती हुई नजर आ रही है। इस रोक के कारण करीब 70 से 80 ऐसी मिल्स हैं जिन पर यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है, और इनमें से अब हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें 15 मिल्स ऐसी हैं जिन पर अब ताला लगाना पड़ गया है, जिसके कारण करीब 500 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी अब यहाँ पे खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। ये मिल्स 1500 से 1800 टन फ्लावर रोजाना नेस्ले को सप्लाई करते थे और अपनी घाटे की भरपाई के लिए अब ये बाजार में अपना माल बेचने की कवायद में है, मगर फिलहाल इनको कोई नया बायर ऐसा नहीं मिल रहा है। नेस्ले से हमने जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या इस पर उनकी सफाई है। इसमें उनका यही कहना है कि फिलहाल उनको कोई जानकारी नहीं है कि कितनी ऐसी मिल्स हैं जो अभी शट डाउन हुई है, मगर हाँ, इन्होंने म्यूचुअल अग्रीमेंट जरूर किया है कि ये 800 टन फ्लावर को बाजार भाव पर यहाँ पर इनके नुकसान की भरपाई करते हुए नजर आएंगे। मगर हाँ, अगर ये मामला और लंबे समय तक खिंचता हुआ नजर आता है तो कई सारी ऐसी और मिल्स हैं जिनको अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद करनी पड़ सकती हैं। ओके, शुक्रिया नियति इस जानकारी के लिए। आईटीसी ने यिप्पी नूडल्स के नो एडेड एमएसजी का डिस्क्लेमर हटाने का फैसला लिया है। फसाई के आदेश के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी का कहना है कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत उत्पाद में मौजूदा एमएसजी की मात्रा बतानी पड़ती है। ऐसे में नो एडेड एमएसजी का डिस्क्लेमर उचित नहीं है। फसाई ने भी इस तरह के डिस्क्लेमर को ठीक नहीं बताया है। आईटीसी के यिप्पी नूडल्स के नए बैच से इस तरह के डिस्क्लेमर को हटाया जाएगा। और नेस्ले की मैगी के बाद यूपीए के फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और कंपनी के प्रोडक्ट में गड़बड़ी का पता लगाया है। यूपीएफडीए ने मदर डेयरी के दूध के सैंपल में डिटर्जेंट पाया है। ये सैंपल नवंबर 2014 में मदर डेयरी के कलेक्शन सेंटर से लिए गए थे। ये सैंपल जांच के लिए पहले लखनऊ और फिर कोलकाता भेजे गए थे। हालांकि मदर डेयरी ने यूपीएफडीए के इस आरोप का साफ तौर पर खंडन किया है और कहा कि उसके दूध में मिलावट नहीं होती है। कंपनी ने कहा कि उनका दूध अलग अलग 4 लेवल पर जांच से गुजरता है और 23 क्वालिटी टेस्ट के बाद ही बिक्री के लिए जारी किया जाता है। इनमें दूध में पानी, यूरिया, डिटर्जेंट या तेल जैसी मिलावट की जांच की जाती है। मदर डेयरी का दावा है कि वो 100% टेस्टिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। सीसीए की कल अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा क्या है और क्या फैसले हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक साहू। दीपक, सीसीए की कल की बैठक का एजेंडा क्या होने जा रहा है, क्या अहम फैसले यहां से निकल सकते हैं? जी देखिए, सूत्रों के मुताबिक कल कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक में 2 खास प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी मिल सकती है। पहले प्रस्ताव की अगर बात करें तो जो खरीफ फसलों की एमएसपी तय करनी थी, जो पिछले हफ्ता सीसीए की बैठक में टाल दिया गया था, इस प्रस्ताव को यहां पर कैबिनेट मंजूर करेगी, जिसमें खास तौर पर धान की एमएसपी जो है 50 रुपए प्रति क्विंटल सीएसीपी की सिफारिश को यहां पर मंजूरी मिलती नजर आ सकती है। इसके अलावा दालों में करीब 25 से 30% यहां पर एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव को भी यहां पर हरी झंडी मिल सकती है कल कैबिनेट से। दूसरे प्रस्ताव की अगर बात करें तो यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट का प्रस्ताव यहां पर कैबिनेट के पास है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद एक तरह से बीआईएस को एडिशनल पावर्स यहां मिल जाएंगे। प्रोडक्ट रिकॉल में किसी भी तरह का सेफ्टी गाइडलाइंस यहां पर मीट नहीं कर रही है कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, तो यहां पर बीआईएस को एडिशनल पावर होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिकॉल करने का यहां पर पावर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी लाइसेंस होल्डर को
जो यहाँ पर प्रोडक्ट में किसी तरह का सेफ्टी गाइडलाइंस मीट नहीं कर रही है या फिर कुछ डैमेज है, रिपेयर करने की पूरी यहाँ पर लाइसेंस होल्डर को यहाँ पर हिदायत दी जाएगी। इसके अलावा जो भी कॉम्पनसेशन है यहाँ पर कंज्यूमर्स को, वो भी यहाँ पर BIS अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर सारे पावर्स BIS को दिए जाएंगे। तो ये दो मेजर प्रस्ताव जो है कल कैबिनेट से मंजूरी के लिए यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। शुक्रिया दीपक। और देश के अहम दलहन उत्पादक हिस्सों में मानसून के आगमन के बाद दालों की कीमतों में गिरावट आई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में अच्छी बारिश से दालों के उत्पादन को लेकर चिंता कम हुई है, जिससे प्रमुख दालों के दाम 200 से 400 रुपए घटे हैं। कारोबारियों का कहना है कि मानसून की अच्छी शुरुआत और दाम ज्यादा होने से इस साल दालों की बुआई बढ़ने की संभावना है, जिससे कारोबारी सेंटिमेंट प्रभावित है। सरकार के दालों के इंपोर्ट करने के फैसले और कालाबाजारी रोकने के प्रयासों से भी दालों की कीमतों में गिरावट हुई है। कारोबारियों का कहना है कि अगर मानसून ट्रैक पर रहा तो दालों की कीमतों में आगे और गिरावट आ सकती है। रेल मंत्रालय इस साल से रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। इस साल सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के करीब 6000 पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने बात की रेलवे बोर्ड के मेंबर स्टाफ प्रदीप कुमार से। सर, रेल मंत्रालय जो रेलवे से जुड़ी भर्ती है उसको ऑनलाइन लाने जा रहा है, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और कब से इसकी शुरुआत की जाएगी? ये अभी हम लोग एक SSC और JEE जो कैटेगरी है इसका अभी नोटिफिकेशन करने वाले हैं। इसमें जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो सब ऑनलाइन इनवाइट होगा। तो लोग उसका हमने बैंकों से बात कर लिया है। तो उसमें प्रोसेस बेसिकली ये होगा कि एक कैंडिडेट को साइट पर जाएगा, इंटरनेट साइट पर, और वहां उसको अपना नाम, अपना रोल नंबर, जो हाई स्कूल का उसका था, 10th जहां से डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा, वो डिटेल वो उसमें भर देगा। उससे उसका एक चालान छप जाएगा। इस चालान को वो लेकर बैंक में जाएगा। उसके पास में एक जो है पासवर्ड भी आएगा, जो ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस उसने दिया होगा वहां, और फिर वो बैंक में अपना पैसा जो फीस होगा वो जमा करे। फिर बैंक वाले कुछ समय लेते हैं, 1 दिन का या 2 दिन का। उसके बाद में फिर वो साइट पर दोबारा जाएं, अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड उनको दिया गया है ईमेल में, उसके द्वारा फिर वो अपनी एप्लीकेशन खोल सकते हैं और उसमें फिर वो अपना एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना हो सकता है महंगा, पूरी खबर बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। लेकिन मुंबई में बिक ही नहीं रही है लग्जरी फ्लैट्स। बिल्डर्स के पास हजारों करोड़ रुपए की इन्वेंट्री फंसी हुई है। ये भी खबर देखिए कुछ ही देर में। दिल्ली में जल्द ही फ्लैट खरीदना काफी महंगा हो सकता है। राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार सर्कल रेट को दुगना करने की तैयारी में है। सरकार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और DDA के फ्लैट्स के सर्कल रेट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अब हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल से। धीरज, कितना बढ़ सकता है दिल्ली में सर्कल रेट और इसका कितना असर पड़ेगा प्रॉपर्टी के दामों पर? देखिए, जो केजरीवाल सरकार के राजस्व विभाग ने प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक जितनी भी दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं और जो DDA के फ्लैट्स हैं उन पर सर्किल रेट बढ़ाने का ये प्रस्ताव है और इस सर्किल रेट को बढ़ाकर 2 गुना किया जाना है। फ्लैट्स के अलावा जो खेती की जमीन है उस पर भी सर्किल रेट को 2 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही फार्म हाउसेज के लिए ये सर्किल रेट बढ़कर 2.5 गुना तक हो सकता है, यानी कि 150% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल जो दिल्ली में नियम है वो ये कहता है कि जो भी फ्लैट्स हैं उनके लिए एक समान दर 58,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का सर्किल रेट होता है और जो फ्लैट बायर्स होते हैं, जो फ्लैट सेलर्स होते हैं, जब भी ये डील होती है उनकी, तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का खर्च होता है वो उसी दर के हिसाब से 58,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से उन्हें देना पड़ता है। साथ ही आगे के लिए जो राजस्व विभाग प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है वो भी इसी दर पे देना होता है। अब केजरीवाल सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ये तैयारी कर रही है कि तमाम इलाकों में सर्किल रेट को 2 गुना किया जाए। यहां पर
पर यह चीज ध्यान रखने की है कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों को कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ 8 कैटेगरी हैं, 8 कैटेगरी की कॉलोनियां हैं और हर कैटेगरी में जो सर्किल रेट हैं वो भी अलग अलग हैं। मिसाल के लिए अगर मैं आपको ए कैटेगरी की बात करूं तो वहां पर जो सर्किल रेट है वो 7.75 लाख, करीब 7.25 लाख रुपए वर्ग मीटर है, जबकि एच कैटेगरी उसमें सर्किल रेट है करीब 23,500 रुपए वर्ग मीटर। तो ये जो डिफरेंस है वो इलाके के हिसाब से है, लेकिन इन इलाकों में भी जो फ्लैट्स हैं डीडीए के, वहां पर एक समान दर से ही सर्किल रेट के हिसाब से रेट लागू होते हैं। अगर ये बढ़ता है तो जाहिर है कि इन तमाम इलाकों में जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के फ्लैट्स हैं और जो डीडीए के फ्लैट हैं उनके रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जी धीरज, और अब इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जेएलएल के सीईओ संतोष कुमार साहब दिल्ली से। संतोष जी, तो जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है सर्कल रेट बढ़ाने से, तो इसका इम्पैक्ट जैसे धीरज बता रहे थे कि डीडीए के फ्लैट्स पर भी आएगा, वो किस तरीके से होगा? क्योंकि उसके लिए तो एक फिक्स रेट है जो तय रहता है और उसी पे सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। देखिए, ये डिमांड एंड सप्लाई की जो गेम है या प्राइस की गेम है, ये तो मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करती है। वही डिसाइड करती है कि कितना प्राइस होना चाहिए या इस पे किस तरीके का डिमांड है। ये जो इंक्रीज हो रही है सर्कल रेट, आज सबसे बड़ी जो है गवर्नमेंट को बेनिफिट तभी होगा अगर ट्रांजेक्शन होती है। इस मार्केट में जहाँ पे बहुत एक तरीके से मंदी है इस टाइम, जहाँ पे ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस सर्कल रेट बढ़ाने से। ये हो सकती है कि डीडीए की जो मकानों में है आज अभी जो है इतना ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन नहीं हुआ है, बिकॉज उसका बहुत सारे कारण है, क्वालिटी उस तरीके का नहीं है, लोकेशन जो है इतना एडवांटेज नहीं है, जहाँ पे इस सर्कल रेट से थोड़ा सा जो है प्राइस हाइक हो सकता है। बट जो और 8 जो कॉलोनीज और 8 कैटेगरीज ऑफ जो प्रॉपर्टीज है, उनमें इतना ज्यादा जो है मुझे नहीं लगता प्राइस में कोई अप्रिसिएशन होगा। इससे कोई सरकार को भी इतना ज्यादा फायदा हो सकता है। जी संतोष जी, लेकिन जो आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है वो इसी भाव से तय होता है, तो वो थोड़े से महंगे जरूर हो जाएंगे स्टैम्प, भले जो बिक्री हो रही है उसी के लिए वो चीज महंगी हो जाएगी। नहीं, वो सही है, बट देखिए, लेकिन जब ट्रांजेक्शन होगा तभी तो जो है कोई स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं। अगर आज के दिन में जो है ट्रांजेक्शन ही बहुत कम, अगर आप देखा जाए तो दिल्ली में कम से कम जो पीक थी 2011-2012 की जो जिस तरीके की रजिस्ट्रेशन होती थी, उसकी अगर आप कंपेयर करोगे आज कम से कम 60-70% डाउन हो चुकी है ट्रांजेक्शन का इस पे। तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि ये जो बढ़ाने की वजह से इतना ज्यादा सरकार को ज्यादा फायदा हो पाएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संतोष कुमार जी। और मुंबई में 100 करोड़ तक के मकान तो बन रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले गायब हैं। हालात इतने खराब हैं कि 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले आधे मकान बिके नहीं है। मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट कितना बदहाल है, बता रही हैं कविता कृष्णन। कहते हैं लग्जरी पर मंदी का असर नहीं पड़ता, लेकिन मुंबई का लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। प्रॉपर्टी रिसर्च कंसल्टेंसी लियासिस फोरास के मुताबिक मार्केट में इस वक्त 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत रखने वाले 16,582 मकान हैं, जिसमें से 8,568 मकान अभी भी नहीं बिके हैं। यानी लग्जरी सेगमेंट में बने आधे मकानों के लिए कोई खरीदार नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि बड़े डिस्काउंट पर भी खरीदार डील क्लोज करने को राजी नहीं हो रहे हैं। हमारे पास एक जू वर्सोवा पे एक प्रॉपर्टी है, समुद्र के ऊपर प्लॉट के साथ एक रेडी बिल्डिंग है। उसका वैल्यू आप देखने जाओ ना तो 130-140 करोड़ होना चाहिए था। 1400 गज का प्लॉट है, मगर आज मैं सेम प्रॉपर्टी आपको अराउंड 85 करोड़ में ऑफर कर रहा हूं। हमारे पास एक बैंडसन में बंगलो है जो आज मेरे हिसाब से 1 साल पहले उसको कम से कम 140-150 करोड़ में होना चाहिए था। आज वो बंदा 95-100 करोड़ में देने को रेडी है। रीसेल मार्केट में तैयार प्रॉपर्टी के लिए खरीदार कम है तो अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट खस्ता हाल है। लाइसेंस फोरास का अनुमान है कि फिलहाल मार्केट में 7 साल से भी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। सिर्फ परेल से वर्ली बेल्ट लें तो यहाँ कुछ 13 ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं जहाँ फ्लैट का औसत दाम 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही वजह है कि बड़े से बड़े डेवलपर अब मकान बेचने के लिए ब्रोकर के पीछे पड़े हैं। जैसा अभी इंडिया बुल को लीजिए, एक आप डील करते हैं तो उसमें 1% है, 5 डील करेंगे तो आपको 2% है। उसी तरह से और भी बाकी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जैसे अभी पेनिनसुला है, लोधाज है, रहेजा है, कल्पतरू है, ये सब कुछ बिल्डर्स हैं जो आपको 2% ब्रोकेज देने के लिए तैयार हैं। LNT है, अभी 2% ब्रोकेज, 2.5% ब्रोकेज, इवन कुछ सर्टन टाइम पे आप अगर डील करते हैं तो लोग 3% ब्रोकेज देते हैं।
ओमकार ने तो अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट 1973 के लिए 2080 स्कीम का भी ऐलान किया था। खरीदारों को लुभाने के लिए कई डेवलपर मकानों के साइज भी कम करने लगे हैं। डेवलपर डील क्लोज करने के लिए कीमत पर 20 से 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन खरीदार अब भी चेक काटने को राजी नहीं है। ब्रोकर्स की माने तो खरीदार अभी और दाम गिरने का इंतजार कर रहे हैं। कविता कृष्णन, मुंबई। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां हुई है तेज। योग की राजधानी ऋषिकेश में कैसी है तैयारी, बुलेटिन में बताएंगे आगे। ब्रेक के बाद लंदन से हमारी सहयोगी बताएंगी योग के कौन से आसन हैं फायदेमंद। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो 21 जून को है। इसकी तैयारियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश जुट गया है। इस मौके पर CNBC आवास भी बढ़ चढ़कर लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहा है अपने खास आयोजन में, जिसका नाम है इंडिया का योग। 21 जून को देश और दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में कैपिटल ऑफ योगा के नाम से मशहूर ऋषिकेश भी पीछे नहीं है। यहां के योग आश्रमों में इन दिनों क्या तैयारियां हो रही हैं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। हिमालय का प्रवेश द्वार कहलाने वाला ऋषिकेश पहाड़ियों से घिरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तो है ही, अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से गंगा तट पर बसा ये शहर देसी विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर खींचता है। लेकिन इन सब के अलावा ऋषिकेश की एक और पहचान है, वो है योगा कैपिटल की। यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े आश्रम हैं जहाँ योग एवं साधना की शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि ऋषिकेश में योग ज्ञान हासिल करने के लिए ज्यादातर विदेशी आते हैं। We will have thousands of people here from all over the world on the banks of Mother Ganga as the sun rises over the Himalayas, joining together, not just in asana, but joining together truly in the deepest meaning of yoga. अब मैं आ गई हूँ परमार्थ निकेतन, जो कि ऋषिकेश में सबसे बड़ा आश्रम है और ये बना हुआ है गंगा नदी के तट पर। यूं तो यहाँ 12 महीने सुबह और शाम योग साधना कराई जाती है, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे को लेकर यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, ये खास तौर पर जानने के लिए मैं आज परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची हूँ। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस आश्रम के अंदर और देखिए कि किस तरह की तैयारी है और कैसे यहाँ पर योगा के गुण सिखाए जाते हैं। परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योगा डे को लेकर खास तैयारी की जा रही है। इस आश्रम में सुबह और शाम विन्यास योग, हठ योग और निद्रा योग की ट्रेनिंग दी जाती है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर यहां अमेरिका, कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से योगा लर्नर्स और टीचर्स एक साथ योग करेंगे। पहली बात, सबसे पहले योग होगा जी, ताकि लोग योग के महत्व को समझें और योग को जीवन में अपनाएं। इस खास दिन के लिए हम लोगों ने पूरे विश्व के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और बहुत सारे देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ आज योग पर राजनीति की नहीं, योग पर योग नीति की आवश्यकता है और ऐसा योग जो जोड़ता है। ऋषिकेश के आनंद प्रकाश आश्रम में भी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मुफ्त योगा क्लासेस दी जाएंगी और सेशंस सुबह से शाम तक चलेंगे। इसी तरह ऋषिकेश के सभी छोटे बड़े आश्रम इंटरनेशनल योग डे को खास बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः के संदेश के साथ इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरी दुनिया को योग से जोड़ने का है। दीपाली नंदा, ऋषिकेश। और योग दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, आप भी पीछे मत रहिए। योग की मदद से आप अपनी जिंदगी में सुकून और शांति ला सके, इसी मकसद से CNBC आवास की पूर्व सहयोगी इशरीन कौर आपको सिखाएंगी योग के कुछ आसन। आज शुरुआत करते प्राणायाम के साथ। प्राण यानी आपकी ब्रेथ। आप अपनी ब्रेथ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रैक्टिसेस हमें सिखाती हैं। सबसे पहले एक योगी को आना चाहिए किस तरह से सही तरीके से ब्रीथ किया जाए। उसके लिए आप अपने हाथ यूज कर सकते हैं। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो आप अपनी चेस्ट पर रखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके पेट पर जाएगा। जब आप सांस लेंगे यानी कि इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर आएगा। और अक्सर लोग जब हम जनरली ब्रीथ करते हैं तो हम ये सब ध्यान नहीं देते, लेकिन योगिक ब्रीदिंग आपको ये सिखाती है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं।
एक बार ये आदत आ जाए कि जब आप इनहेल करेंगे और पेट बाहर होगा, एक्सहेल करेंगे तो पेट अंदर, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर आप कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हैं। कपाल यानी कि स्कल, भाती मतलब शाइनिंग। कहा जाता है कि कपालभाति रोज करने से आपको एक शाइनिंग स्कल, शाइनिंग फेस और शाइनिंग बॉडी और ऑफ कोर्स एक शाइनिंग लाइफ मिलती है। कपालभाति के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन चुनिए। मैं पद्मासना में बैठी हूँ, आप नॉर्मल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ सकते हैं और याद रखिए बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। आपके जो हाथों की मुद्रा होगी वो होगी चिन्ह मुद्रा, यानी कि ऐसे, और अपनी नीज पर रखिए। आप बैक को स्ट्रेट रखिए और आपके दिमाग में कोई भी परेशानी, कुछ भी, कोई भी थॉट्स हो, आप उन्हें अपने मन से हटा दीजिए। बैक को स्ट्रेट रखें और एक लंबी सांस लें। कपालभाति में आप क्या करते हैं, आप फोर्सफुल एक्सहेलेशंस करते हैं। इस तरह से देखिए, एक लंबी सांस लेंगे, कंप्लीट योगिक ब्रेथ यानी सही तरीके से ब्रीथ करना आ जाएगा। आप कपालभाति बहुत ही आसानी से करेंगे और कपालभाति के बहुत ज्यादा फायदे आपको अपनी लाइफ में भी मिलेंगे। योग के जरिए आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए CNBC आवाज आ गया है देवभूमि ऋषिकेश में। केरला में कई सारे योगा सेंटर्स हैं जहां दुनिया भर से और देश भर से टूरिस्ट आकर योगा सीखते हैं और सिखाने की सीख भी लेते हैं। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में इन शहरों की मशहूर हस्तियां भी योग डे की तैयारी में जुटी हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि योगा के कैसे अलग अलग फॉर्म्स और प्रकार होते हैं, एंड यस, इंटरनेशनल योगा डे को लेके कैसे जम के तैयारी हो रही है। तो फॉलो मी। देश ही नहीं, विदेश में भी जमकर हो रही है योग डे की तैयारी। लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से खास कवरेज। दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे को लेकर काफी उत्साह है। 170 देशों ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की इस रिक्वेस्ट का समर्थन किया है और अब ये सभी देश जोर शोर से इंटरनेशनल योगा डे मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। CNBC आवाज आप तक ये सारा एक्शन लेकर आएगा। जुड़िए CNBC आवाज के साथ बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5 बजे और रात 11 बजे इंडिया का योग में। और FDI में क्यों चल रहा है बवाल, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। साथ ही बिहार चुनाव में बीजेपी की क्या होगी स्ट्रेटजी, ये भी देखिए आगे। बिहार में चुनावी घमासान अपने चरम पर पहुंचने लगा है। जुबानी तीर भी जमकर छूट रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी की बैठक लेने पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बिहार में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सुशासन और स्वराज का चेहरा है। आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू यादव ने बीजेपी को सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने की चुनौती दी थी। वित्तमंत्री अरुण जेटली आज 10 दिनों के अमेरिकी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका में उनकी मुलाकात वित्तमंत्री जैकब ल्यू, कई बड़े उद्योगपतियों और विदेशी निवेशकों से होगी। 25 जून तक चलने वाले इस दौरे में वित्तमंत्री न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। सैन फ्रांसिस्को में वित्तमंत्री जेटली US इंडिया बिजनेस काउंसिल की राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। अभिनेता गजेंद्र चौहान को पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी FTII का अध्यक्ष बनाए जाने पर लगातार चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। चौहान को बीजेपी का एजेंट बताते हुए FTII के छात्र ने उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है और शुक्रवार शाम से ही यह हड़ताल चल रही है। नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि राजनीति और FTII साथ नहीं चल सकते। उधर FTII में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ पुणे में NCP ने भी प्रदर्शन किया।
23 सालों के बाद अमेरिका में एक बार फिर क्लिंटन और बुश आमने सामने हैं, लेकिन ये बुश हैं फ्लोरिडा के पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर जेब बुश, जबकि क्लिंटन है डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन। राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोक रहे जेब बुश पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के छोटे भाई हैं और उनके पहले राष्ट्रपति रहे जॉर्ज H.W. बुश के बेटे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी है। दिलचस्प बात यह है कि साल 1992 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बिल क्लिंटन ने जॉर्ज H.W. बुश को मात दी थी। और इसी बीच रियल एस्टेट मुगल और टीवी रियलिटी स्टार डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क के मशहूर ट्रंप टावर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अभियान की शुरुआत मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ की। और आवाज अदनान में फिलहाल इतना ही, और आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।